हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने अकाउंटिंग का पार्ट नंबर 1 पढ़ लिया था, जिसके अंदर हमने बेसिक बात की थी कि अकाउंटिंग क्या है, बिजनेस क्या है, एसेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटी क्या होते हैं, अकाउंटिंग करते क्यों है और अकाउंटिंग के अंदर होता क्या क्या है और अकाउंटेंट अकाउंटिंग के अंदर करता क्या है। एक्चुअली बहुत सारी चीजें देखी थी। आज हम इसका पार्ट 2 पढ़ रहे हैं और पार्ट 2 के अंदर हम आज बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग कि अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है। एक्चुअली हम लोग अकाउंटिंग करते क्यों हैं, क्यों अकाउंटिंग की जाती है, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो मैंने पिछली क्लास में हालांकि बहुत कुछ आइडिया दे दिया था, आज थोड़ा सा क्लासेस को नोट्स के रूप में देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो है मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स। पहला काम क्या होता है, रिकॉर्ड को मेंटेन करना। द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू रिकॉर्ड द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन अ सिस्टमैटिक मैनर। यार देखो, तुम्हारे बिजनेस के अंदर जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रहा है, तुम्हारे बिजनेस में जो भी लेन देन हो रहा है, उन सारी लेन देन को रिकॉर्ड करने के लिए तुम्हें अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, यानी कि मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड। तुम ए टू जेड हर चीज को रिकॉर्ड करोगे, सबसे पहला। दूसरा क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस। भाई सीधी सी बात है, तुम साल भर में बिजनेस कर रहे हो, सेल्स कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, सैलरी दे रहे हो, लोगों को रोजगार दे रहे हो, इतना सब कुछ काम कर रहे हो, तो तुम्हें कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हुआ है तुम ये भी तो जानना चाहोगे ना। तो प्रॉफिट लॉस जानने के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं। डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन। एक्चुअली इंडस्ट्री में हमारी पोजीशन क्या है, पोजीशन स्टेटमेंट के लिए बैलेंस शीट बनाते हैं, याद है मैंने पिछली क्लास में बताया था। और बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या होता है क्लास, एसेट्स और लाइबिलिटीज। क्या क्या होते हैं क्लास, एसेट्स और लाइबिलिटी। तो फाइनेंशियल पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए अकाउंटिंग की जाती है, मतलब हमारे पास कितनी एसेट्स है और कितनी लाइबिलिटी है, इस चीज को जानने के लिए अकाउंटिंग की जाती है। अब आप बोलोगे सर आप खरीदते हो आपको पता नहीं होगा। बेटा मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं कोई छोटी मोटी कंपनी की एक इंसान की बात नहीं कर रहा। रिलायंस टाटा मोटर्स में कितनी चीजें परचेज होती हैं, दिन भर में कितनी सेल होती है, इसको संभालने के लिए भी क्लास कम से कम एक नहीं कितने अकाउंटेंट चाहिए होते हैं, राइट। हेल्प्स इन मैनेजमेंट। देखो यार, अगर तुम अकाउंटिंग करोगे तो तुम्हें पूरा पता रहेगा तुम्हारा क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें और होती हैं जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, तुम्हें पता रहेगा। फिर मैनेजर उस हिसाब से काम करेंगे, प्रॉफिट अच्छा है, बुरा है, प्रॉफिट उतना है, उतना नहीं है, खर्चे ज़्यादा हैं, कम है, टैक्स वगैरह, इन सबको मैनेज करने के लिए बहुत सारे अलग अलग मैनेजर होते हैं। तो वो क्लास मैनेजमेंट को उस अकाउंटिंग से काफ़ी हेल्प मिलती है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड बाय द मैनेजमेंट फॉर टेक स्ट्रेटेजिक डिसीजन। तो मैनेजर को बहुत सारी रणनीति बनानी पड़ती है, बहुत सारी स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ती हैं, उसके लिए क्लास अकाउंटिंग में ये हेल्प करता है। इट प्रोटेक्ट द बिजनेस एसेट्स। सीधी सी बात है, अगर आप अकाउंटिंग करोगे तो आपके बिजनेस में कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटी है, कितना कैश है, कितना माल बिका, कितना खरीदा, कितना स्टॉक अभी बचा हुआ है, ये सारी की सारी चीजें आप आराम से लिख सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो और प्रोटेक्ट कर सकते हो। अकाउंटिंग करने के फायदे क्या क्या है, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अगर हम अकाउंटिंग करते हैं तो हमें इसके फायदे क्या क्या होंगे, राइट। ऑब्जेक्टिव समझ आ गया, उद्देश्य क्यों अकाउंटिंग करते हैं। अब इसे अपने ओन लैंग्वेज में बना के लिख सकते हो, हेडिंग डाल के ना, अगर एग्जामिनर पूछता है आपसे थियोरी में, है ना, तो आप उसको लिख सकते हो। ओके, अब मैंने आपसे कहा था कि आप स्कूल में कहाँ तक चला है, क्या चीज़ें हैं, आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। कोई सजेशन देनी है तो आप मुझे दे सकते हो कि सर ऐसे ऐसे चीज़ें हमारी चल रही हैं, यहाँ यहाँ तक सिलेबस खत्म हो जाएगा हमारा, तो मैं भी उस हिसाब से, उस स्पीड से आपको सारा कुछ कराऊंगा। ओके, बट फिलहाल तो मेरा ये है कि आप तुम्हारा 11th इतना अच्छा कर दूं कि तुम 12th में जाओ तो तुम्हें हर चीज़, अगर तुम्हें 11th अच्छा हो गया ना, 12th में तुम्हें कम से कम 20-30% तो बहुत आसान लग जाएगा तुम्हें, और बच्चों का 11th स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, तो लॉजिक क्लियर हो जाएगा। हाँ, एक बर्डन सा नहीं लगेगा। तो बच्चे साल भर अकाउंट्स पढ़ता है, अकाउंट्स में ही कम नंबर आते हैं उसके। तो इस चीज़ को खत्म करने के लिए हमारे 12th वाले चैनल पे लाखों बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, जो मेरे 12th का चैनल है। लेकिन दिक्कत क्या आती है उन बच्चों की, यही दिक्कत आती है कि यार 11th स्ट्रॉन्ग नहीं, इसीलिए एक सेपरेट चैनल बनाया मैंने, और सेपरेट तरीके से मैं इस चैनल पे काम कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता कितने लोग देख रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। मेरा काम है मेहनत से, ईमानदारी से बस काम करते चलना, और ये सारी चीज़ें तुम्हें अवेलेबल कराना, ये क्वालिटी कंटेंट तुम्हें अवेलेबल कराना। जो बच्चे क्लास B.Com में जाते हैं उनको भी 11th की अकाउंटिंग पढ़नी पड़ती है, तो वो भी यहाँ से पढ़ सकते हैं, राइट। तो इसीलिए क्लास यहाँ पे अच्छे से पढ़ लोगे तो फिर B.Com में दिक्कत नहीं आएगी। चलो, हम बात कर रहे थे फायदा कि सर अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटिंग करने का फायदा क्या होगा। तो सबसे पहला फायदा क्या है कि आप इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस, एडवांटेज ये है कि आपको अपने बिजनेस का पूरा इंफॉर्मेशन रहेगा। भाई बिजनेस आपका है ना, आप मालिक हो, तो आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन रहेगी। अकाउंटिंग हेल्प्स टू गेट द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू इट्स यूजर। यूजर कैन नो अबाउट द प्रॉफिट लॉस एंड अदर इंफॉर्मेशन, एग्जाम्पल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर क्या क्या होता है बताओ, मैंने बताया था बैलेंस शीट,
और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, दूसरा हेल्प्स टू मैनेजमेंट, जैसे मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले ही कि ये मैनेजमेंट को बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है। मैनेजर्स ही एक्चुअली क्लास ऐसे लोग होते हैं जिन्हें बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं मैनेजर्स को, तो मैनेजर की मदद करता है। अगर हम अकाउंटिंग करेंगे तो मैनेजर को दिखेगा सारी चीज़ें, क्या क्या हुआ है बिजनेस के अंदर, कौन सा प्रोडक्ट बिक रहा है, कौन सा नहीं बिक रहा, कितना मुनाफा हुआ, कितनी प्रॉपर्टी है, कितना कैश हमारे पास है, कितनी सैलरी दे रहे हैं वर्कर्स को, कौन से खर्चे बेफिजूल के कर रहे हैं, कौन से खर्चे नहीं करने चाहिए, एडवर्टाइजिंग करनी है या नहीं करनी, सेल किसका डाउन हो रहा है, किसका अप हो रहा है, ये सब चीज़ अकाउंटिंग से पता चलेगा। तो मैनेजर को ये सब पता चलना जरूरी है ताकि वो आगे अपने डिसीजंस को ले सकें कि क्या करना है क्या नहीं करना। हेल्प्स इन कंपैरिजन, अगर आप अकाउंटिंग करोगे तो आप खुद से भी कंपेयर कर पाओगे और किसी और से भी कंपेयर कर पाओगे। एग्जाम्पल, आपके स्कूल में पेपर होते हैं तो अपने नंबर को किसी और बच्चे से भी कंपेयर कर सकते हो, मेरे उससे कम ज़्यादा है, अपने कॉम्पिटिटर से या अपने से, कि मेरे पहले कितने थे और अब कितने, और आय का मेरा टारगेट क्या होगा। अगर आप अपने टेस्ट दोगे ही नहीं, पेपर होंगे ही नहीं, तो कैसे कंपेयर कर पाओगे आप किसी से। तो अगर आप अकाउंटिंग करोगे ही नहीं, अपने प्रॉफिट लॉस को देखोगे ही नहीं कितना है, तो भैया आप कैसे कंपेयर कर पाओगे। तो कंपैरिजन करने में बहुत हेल्पफुल रहता है अकाउंटिंग। तो आप सिस्टमेटिक तरीके से आप किसी और से या खुद से कंपेयर कर सकते हो। हेल्प टू टेक लोन, भाई सीधी सी बात है, जब आप बैंक में लोन लेने जाओगे तो बैंक बोलेगा, क्या बोलेगा, आप अपनी अच्छा, अगर मैं बैंक में लोन लेने जाऊंगा तो बैंक क्या बोलेगा, सर अपनी इनकम दिखा दो, आप कितना कमाते हो। मैं बोलूँगा सर मेरा चैनल है, मैं पैसे कमाता हूँ, बहुत पैसे कमाता हूँ, मैं बहुत पैसे कमाता हूँ, मुझे लोन दे दो, मेरे पास बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, मुझे लोन दे दो। बैंक बोलेगा नहीं भैया, हम जानते हैं इस बात को, मेरा बच्चा खुद आपसे पढ़ता है, लेकिन मैं लोन नहीं दे सकता जब तक आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं देखूंगा। मतलब जब तक मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जब तक मेरी बैलेंस शीट नहीं देखेगी बैंक, तब तक क्लास बैंक नहीं, बैंक मेरा पड़ोसी है फिर भी मुझे लोन नहीं देगा। क्यों? क्योंकि क्लास एक प्रोटोकॉल होता है, प्रोसेस होता है, जिसको बोलते हैं सिस्टमैटिक ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ठीक है, पूरा लाइन बाय लाइन एसओपीज होती है, तो वही लाइन बाय लाइन फॉलो करना है। आपके स्टेटमेंट चेक किए जाएंगे, तो अगर आप स्टेटमेंट बनाओगे ही नहीं, आप अकाउंटिंग करोगे ही नहीं, तो आप बैंक को दिखाओगे क्या, और लोन कैसे लोगे, और लोन नहीं लोगे तो बिजनेस नहीं कर पाओगे। बिजनेस करने के लिए पैसा तो बहुत जरूरी है, और बैंक से लोन लेते हैं सब। तो विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वन कैन नो अर्निंग कैपेसिटी। तो अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखोगे तो आप ये जान पाओगे कि भाई इनकी कैपेसिटी क्या है, कमाते कितने हैं, और एक्चुअली में ये बाद में रीपे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। और अगर नहीं कर पाते तो हम इनकी प्रॉपर्टी को बेच के, जो इनके पास एसेट लायबिलिटी होगी बैलेंस शीट में, इनके एसेट्स को बेच के हम अपना जो लोन है उसको रिकवर कर लेंगे। तो इसीलिए क्लास ये लोन लेने में भी आपकी मदद करेगा। एक और फायदा है अकाउंटिंग करने का, क्या है क्लास, एविडेंस इन कोर्ट। तो अगर आप अकाउंटिंग करते हो, सारा लेखा जोखा रखते हो, तो आप कोर्ट में इसको एज एन एविडेंस भी दिखा सकते हो, सबूत के रूप में भी दिखा सकते हो, राइट। सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन इज ऑफन एक्सेप्टेड बाय द कोर्ट एज अ गुड एविडेंस। तो एक सबूत के रूप में दिखा सकते हो, क्योंकि जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं उन पे चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो साइन करता है, और जैसे ही उस पे सीए ठप्पा लगा देता है, मोहर लगा देता है, वो बन जाती है क्लास अप्रूव्ड, वेरीफाइड, ऑडिटेड। तो जब वो क्लास सीए, तो यही तो सीए की वैल्यू होती है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट की ये वैल्यू होती है, ऑडिट करता है वो कह देगा भाई तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है। क्यों? कुछ लोग झूठ भी तो दिखा सकते हैं, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, ताकि पब्लिक से पैसे ले सके। जैसे बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में होता है, एमएलएम कंपनी में बोलते हैं ये गाड़ी है, ये है, वो है। कई जगह सच भी होता है, कई जगह झूठ भी होता है। तो लोग सोचते हैं वाह मैं भी इतना अमीर बनूंगा अगर पैसे लगा दूंगा, तो वो पैसे लगाता है, फंस जाता है कई बार, है ना। हर बार नहीं होता, हर केस में नहीं, सारे एमएलएम खराब नहीं होते। तो ये क्लास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, चार्टर्ड अकाउंटेंट इसको ऑडिट करता है। तो इसका मतलब क्या है, ये कोर्ट में एज अ वैलिड प्रूफ की तरह दिखाया जा सकता है, कि कोर्ट में जो है उसको पेशी की जा सकती, दिखा सकता है उसको। ओके, कंप्यूटेशन ऑफ लाइबिलिटी, टैक्स लाइबिलिटी, भाई सीधी सी बात है, अगर आप अकाउंटिंग करोगे तो आपका प्रॉफिट निकलेगा, और आपका प्रॉफिट निकलेगा तो आप उस प्रॉफिट पे सरकार को टैक्स भी दोगे। तो आप कंप्यूट कर पाओगे कि एक्चुअली में मेरा टैक्स बनता कितना है। इसकी कैलकुलेशन करने के लिए भी अलग से बंदे होते हैं। तो अगर आप कॉमर्स में हो और नियर फ्यूचर आप इनकम टैक्स ऑफिसर बनना चाहते हो, तो आप वो काम भी कर सकते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बन सकते हो। सीएससीए में बहुत स्कोप है, कॉमर्स में आपने बहुत अच्छा जो है वो स्ट्रीम चूज किया है, बस मेहनत करो, पढ़ो। ये मत सोचना कॉमर्स है तो मजे लेने हैं, साइंस है तो पढ़ना है, ये मेंटलिटी मत रखो। कॉमर्स में भी मेहनत है, साइंस में भी और आर्ट्स में भी। आर्ट्स वाले भी आईएएस बनते हैं सबसे ऊपर, है ना। तो ऐसा मत सोचो कि यार कि इसमें कम पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, बस मजा आना चाहिए। मजा मैं कोशिश करूंगा आता रहे आपको इस तरह से पढ़ाऊं। हेल्प इन सेल ऑफ बिजनेस,
अगर मैं अपने बिजनेस को बेचूंगा तो अपने बिजनेस की वैल्यूएशन कैसे लगाऊंगा? अगर मैं अकाउंटिंग करूंगा तो मुझे पता होगा ना मेरे पास क्या क्या एसेट है, क्या लायबिलिटी है, कितनी सारी चीज़ें मेरे पास हैं, तो मैं इसको इस हिसाब से उसको बेच सकूंगा। अगर मैं लिखूंगा ही नहीं मेरे पास इतनी सारी चीज़ें हैं, तो बेचते वक्त मुझे दिक्कत आएगी, किसकी क्या वैल्यूएशन है। एक असेट खरीदी थी मैंने 5 साल पहले 50 लाख की, आज कितनी वैल्यू है आप पता ही नहीं कर पाओगे। अगर अकाउंटिंग करोगे तो हर साल इसकी वैल्यू घटेगी और आप पता कर लोगे कि एक्चुअली में आज की डेट पे इसकी क्या वैल्यू है। तो बिजनेस को बेचने के लिए भी अकाउंटिंग करना पड़ता है। ये अकाउंटिंग के एडवांटेज थे। तो ऑब्जेक्टिव और एडवांटेज कुछ हद तक सिमिलर रहता है, क्योंकि जो हमारा उद्देश्य है वो फायदे का ही तो उद्देश्य है, तभी तो हम अकाउंटिंग कर रहे हैं। लेकिन अकाउंटिंग के कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कुछ दिक्कतें हैं, कुछ कमियां हैं अकाउंटिंग की। क्या कमी है? सबसे पहला, अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। देखो यार, अकाउंटिंग के अंदर ना जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो हम बहुत सारे अजम्पशन लेते हैं। मैं एक छोटा सा अजम्पशन आपको एग्जांपल देता हूँ, ये तो बाद में डीपली समझ आएगा। अभी मैं छोटा सा आपको एग्जांपल दे देता हूँ क्लास आपको समझाने के लिए। क्या कि मैंने एक असेट खरीदी जो कि है 5 लाख रुपए की, ठीक है। क्या वो 1 साल के बाद भी 5 लाख रहेगी? नहीं, 1 साल के बाद कुछ और कम हो जाएगा। भाई आज मैं नया फ़ोन खरीदा, क्या आज से 6 महीने बाद भी उसकी वही वैल्यू रहेगी? नहीं, कम हो जाएगी। क्या उससे 2 साल बाद भी सेम वैल्यू रहेगी? नहीं। तो मुझे ये पता करना है कि ये 5 लाख की जो मैं आज मशीन खरीदी है ये कितने साल चलेगी। मान लेते हैं 5 साल चलेगी, तो हर साल मैं इसे कितना खराब कर रहा हूँ, हर साल मैं इसकी कितनी वैल्यू को यूटिलाइज कर रहा हूँ? 1 साल, है ना, सॉरी 1 लाख यूज़ कर रहा हूँ। तो हर साल मेरा 1 लाख का खर्चा हो रहा है। भले मैं आज 5 लाख का खर्चा देकर मशीन लेके आ गया, लेकिन हर साल इसकी वैल्यू 1 लाख रुपए से कम हो रही है। अब ये 5 साल ही चलेगी, ये कौन कह गया मुझसे? जरूरी है 5 साल चलेगी? 6 साल भी चल सकती है, 10 साल भी चल सकती है ना, 10 साल भी चल सकता है। चले तो चांद तक, ना चले तो घर तक, कुछ भी हो सकता है। तो ये 6 साल चल सकता है, 2 साल में खराब हो सकता है। समझ रहे हो बात को? तो ये क्या किया, ये मैंने एस्टीमेट लगाया। एस्टीमेट मतलब अजम्पशन, अंदाजा लगाया, राइट। तो यार आप इसी तरीके से क्लास, इसमें बहुत सारे अकाउंटिंग में और एजम्पशंस होते हैं जो हम धीरे 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 समझेंगे। बहुत सारे रियल लाइफ में अजम्पशन लगाए जाते हैं, बहुत सारे अकाउंटिंग करने के लिए बहुत सारे अजम्पशन लगाए जाते हैं। जैसे एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट, कि एसेट कितने साल चलेगा, एस्टिमेट, अंदाजा। पर जरूरी नहीं है कि वो उतने साल ही चलेगा। तो कई बार अकाउंटिंग एग्जैक्ट नहीं होता जो हम सोच रहे होते हैं, राइट। मतलब अगर तुम किसी कंपनी का स्टेटमेंट देख रहे हो और किसी कंपनी की बैलेंस शीट देख रहे हो, प्रॉफिट लॉस अकाउंट देख रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि बहुत अच्छा है और पैसा लगा दो, तो जरूरी नहीं कि अगले साल भी अच्छा होगा, कोई सी गारंटी नहीं है। अगर ऐसा हो तो हर कोई एक ही कंपनी में पैसा लगा देता, हर कोई अदानी में पैसा लगा दो, अंबानी में पैसा लगा दो, कंपनी रिलायंस में, मुनाफा आ जाएगा। ऐसा नहीं होता, लेकिन कई बार जो दिखता है वो होता नहीं है। अगला है इग्नोर क्वालिटेटिव एलिमेंट। अकाउंटिंग की सबसे बड़ी दिक्कत ही यही है कि अकाउंटिंग सिर्फ उन्हीं चीज़ों को कंसिडर करता है जिसकी मनी वैल्यू है, जिसकी कीमत पैसों में लगाई जा सकती है, उसको अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किया जाता है। सीधी सी बात है, जिस चीज़ की कीमत पैसों में नहीं लगाई जा सकती वो अकाउंटिंग में उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता, ये इसकी डीमेरिट है। तो ये क्वालिटेटिव एलिमेंट को इग्नोर करता है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है अकाउंटिंग की। क्वालिटेटिव एलिमेंट को इग्नोर करता है, मतलब कि मेरा टैलेंट, मेरा स्किल, एम्प्लॉय का टैलेंट, एम्प्लॉय की ईमानदारी, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, ये रिकॉर्ड नहीं करेगा। सिर्फ हाँ, मशीन है 10 लाख की, कार 5 लाख की, ट्रक 50 लाख का, ये रिकॉर्ड करेगा बस। पर्सनल बायसेस, अच्छा देखो अकाउंटिंग के अंदर ना, देखो ट्रांजैक्शन पता ना क्या होता है, जो जो भी कुछ हो रहा है बिजनेस के अंदर जिसकी एक मनी वैल्यू है, उसको आप ट्रांजैक्शन कह सकते हो। एग्जांपल, मैं एटीएम से पैसे निकालता हूँ, क्या लिखा आता है, योर ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल। मैं ऑनलाइन किसी को पेमेंट करता हूँ, योर ट्रांजैक्शन फेल, सक्सेसफुल हो गया तो सक्सेसफुल। तो जो भी कुछ हो रहा है वो एक ट्रांजैक्शन है, राइट। ओनली स्किल्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ऑनेस्ट एम्प्लॉय, ये सब चीज़ रिकॉर्ड नहीं किया जाता, राइट। अच्छा, पर्सनल बायस का मतलब क्या है? विच मीन्स मेथड ऑफ अकाउंटिंग इज अडॉप्टेड, विच मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज अडॉप्टेड। अच्छा, अकाउंटिंग करने के अलग अलग मेथड होते हैं। या देखो, अभी मैं तुम्हें नाम बता के एक अलग रूट में लेके जाना नहीं चाहता। अकाउंटिंग करने के अलग अलग मेथड होते हैं। एक डेप्रिसिएशन होता है, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब अगर मेरी 10 लाख की एसेट आज 9 लाख की है, मैं 10 लाख की खरीदी थी, 1 साल के बाद 9 लाख की हो गई, तो 1 लाख रुपए का क्या हो गया, डेप्रिसिएशन। तो इस डेप्रिसिएशन को निकालने के ना अलग अलग मेथड होते हैं। कौन सा मेथड लगाएं? तो बहुत सारे मेथड है। तो एक मैनेजर कहता है ये लगाओ, एक मैनेजर कहता है ये लगाओ। तो यार जिसकी बात मानी जाएगी उसकी दूसरे से, जिसकी नहीं मानी जाएगी लड़ाई झगड़ा हो जाता है। अच्छा, इसकी बात मानी गई, ये लगाया मेथड, मैं कह रहा था ये लगाने के लिए ये नहीं लगाया। तो अकाउंटिंग में ना कहीं क्लास बायस होता है। एक मैनेजर की सुनी जाती है, एक की नहीं सुनी जाती, क्योंकि अकाउंटिंग करने के मेथड बहुत सारे होते हैं। ठीक है, बेसिकली अकाउंटिंग करने के 2 मेथड हैं। अब ये लगाएं, ये लगाएं, एक कहता है ये लगाओ, एक कहता है ये लगाओ, तो दोनों के बीच मनमुटाव आ सकता है। तो पर्सनल बायसेस, ये लिमिटेशन है। ठीक है, एक तो एग्जैक्ट नहीं है, क्वालिटेटिव चीज़ों को क्लास ये लोग जो है वो नहीं लेते, और ये पर्सनल बायस क्रिएट करता है। इसके अलावा इग्नोर द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस।
मैंने अकाउंटिंग की, मैंने एक बिल्डिंग खरीदी सन 2005 में 20 लाख की। यार एक बात बताओ, आज 2022 है, क्या 2022 में भी ये 20 लाख का ही दिखेगा? ये उसको उतने का ही दिखाते हैं यार। सन 2005 के 20 लाख रुपए की कीमत आज जो है वो 5 करोड़ है, लेकिन या 2 करोड़ है या 1 करोड़ है, लेकिन इसको 20 लाख का ही दिखाते हैं। जो प्राइस का लेवल जो चेंज हो रहा है, आपके दादाजी से पूछना, वो 50-60 रुपए में ही अपने पूरा महीने का खर्चा चलाते थे। और आज अगर तुम्हें 50 रुपए तुम्हारे घर वाले दे कि ले बेटा 50 रुपए इंजॉय कर, तो शायद आप 50 रुपए ना लो। लगेगा क्या है ये 50 रुपए? उस टाइम पे बंदा पूरा परिवार चला रहा है महीने का। तो वो 50 रुपए तो आज भी 50 ही है, 50 ही तो बोलूंगा उसको मैं, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी ज्यादा है, इस चीज को अकाउंटिंग नहीं कहता। अकाउंटिंग कहता है जी सन 2005 में खरीदा था 20 लाख का, आज भी 20 लाख का है। या 1990 में खरीदा था क्लास 20,000 की बिल्डिंग, 20,000 की बिल्डिंग आ जाती थी। अगर हम बात करें 1950 की, तो वहाँ पे 100 रुपए में क्लास आपको भर भर के जमीन मिल जाती थी। तो 100 रुपए आज दिखाओगे, आज लैंड की वैल्यू 100 रुपए, हंसेगा कोई, क्या है ये 100 रुपए थोड़ी है। तो ये प्राइस में जो चेंजेस आ रहे हैं ना, प्राइस का जो लेवल चेंज हो रहा है, उसको ये रिकॉर्ड नहीं करता। अकाउंटिंग स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, जो कब खरीदा था उसमें रिकॉर्ड करो। वी ऑल नो द वैल्यू ऑफ मनी चेंज, बट अकाउंटिंग प्री अज्यूम दैट वैल्यू ऑफ मनी रिमेन्स स्टेबल। ड्यू टू दिस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज नॉट शोइंग करेक्ट रिजल्ट। मैं बोलूंगा मेरे पास जमीन है 100 रुपए की, कोई हंसेगा बोलेगा 100 रुपए की कहाँ जमीन है, 1950, 1940, 1870 में खरीदी थी मान लो, बहुत पुराना बिजनेस है, क्योंकि बिजनेस तो ट्रांसफर होता जाता है। मेरे परदादा कर रहे थे, फिर मेरे दादाजी कर रहे हैं। जैसे टाटा है, टाटा से पहले भी क्लास बिजनेस चलता हुआ आ रहा था, उनके दादा परदादा कर रहे थे बिजनेस को। तो भैया ये पुरानी चीजों को रिकॉर्ड करता है, पुरानी वैल्यू पे रिकॉर्ड करता है, जिसकी वजह से क्लास हम इसको भरोसा नहीं कर सकते इतना। अगला क्या है? इट मे लीड विंडो ड्रेसिंग। दिवाली के टाइम पे घर सजाते हो ना, तो इसी तरीके से क्या होता है, ये अकाउंटिंग करते हैं, ध्यान से समझना, ये अकाउंटिंग करते हैं क्यों करते हैं? ताकि ये अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बना सकें। और ये अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते हैं क्यों? ताकि ये लोगों को शेयर कर सकें, यूजर्स को, ताकि इंटरनेट पे अवेलेबल है। तुम किसी की भी बैलेंस शीट P&L इंटरनेट से डाउनलोड कर लो, फिर तुम उसको पढ़ोगे, समझोगे, फिर उस कंपनी में पैसा लगाने की सोचोगे कि यार मैं देखो बैंक तो मुझे कुछ दे नहीं रहा, और मैं इस पैसे को कैसे ग्रो करूं, मेरे 1000 को 10,000 कैसे बनाऊं, तो मैं इस कंपनी के शेयर खरीदूं। तो उस कंपनी के बारे में स्टडी करके ही तो पैसा लगाओगे। स्टडी करने के लिए क्लास कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है और यूजर को शेयर करती है। लेकिन कई बार क्या होता है, तुम्हारी कंपनी में कुछ गलत काम हो गया, कुछ नुकसान हो गया, कुछ गंदी चीज हो गई, कुछ नेगेटिव इंपैक्ट की चीज हो गई, तो तुम इसको इसमें नहीं दिखाते हो ताकि इनके सामने गंदा इफेक्ट ना पड़े। एग्जाम्पल, मेरे ट्यूशन में 50 बच्चे थे, उसमें से एक बच्चा फेल हो गया और बाकी 5 बच्चों ने टॉप किया, बाकी क्लास 5 बच्चों ने 90+ स्कोर किया, और बाकी मान लो कुछ बच्चे एवरेज स्कोर किया। लेकिन जब मैं बोलूंगा कि मेरे यहाँ का टॉपर कितने हैं, तो मैं कभी भी इस एक बच्चे का नाम लिस्ट में नहीं दिखाऊंगा। बात सही है कि नहीं? ट्रूथ है, क्योंकि कोई भी बस टॉपर को दिखाता है, कोई बच्चा एवरेज और फेलियर बच्चों को नहीं दिखाता। क्यों? अगर हम इसको दिखाएंगे तो ये गंदा इंप्रेशन पड़ेगा। मैं अगर बोलूँ कि मेरे देखो ये बच्चे 100 में 100, 99 और ये फेल, तो गंदा इंप्रेशन पड़ेगा, तो हम इसको नहीं दिखाते। तो ये अकाउंटिंग की लिमिटेशन है भाई। अकाउंटिंग में जो है विंडो ड्रेसिंग होती है। विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नेगेटिव इंपैक्ट होती है, जो अकाउंटिंग में छुपाया जाता है। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, बट ये लोग लूप होल निकाल लेते हैं, रास्ता निकाल लेते हैं, और क्लास ऐसा कर देते हैं। सीए इनके साथ होता है, और सीए को पैसा मिलता है तो सीए काम करता है। विंडो ड्रेसिंग मीन्स मैनिपुलेशन इन अकाउंट ऑफ, जितने भी स्कैम हुए हैं, हर्षद मेहता स्कैम जो हुआ था बहुत पॉपुलर है ना, उसके बाद क्लास सत्यम कंप्यूटर्स का स्कैम हो गया, पीएनबी का घोटाला अभी हुआ था, और भी बहुत सारे बैंकों में घोटाला होता रहता है। तो ये मैनिपुलेट करते हैं अकाउंट्स को इन वे सोट कंसील का मतलब छुपाना, हाइड करना, वाइटल फैक्ट एंड प्रेजेंट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू शो अ बेटर पोजीशन। मतलब ये गंदी गंदी चीजें निकाल देते हैं और अच्छी अच्छी चीजें दिखा देते हैं इनको। ये सोचते हैं वाह यार कंपनी कितनी अच्छी है, पैसा लगा देते हैं। कल को कंपनी गई, डूब गई, इनका भी पैसा पानी में चला गया, फिर एक कोसेंगे सरकार हाय हाय, सरकार हाय हाय। तो सरकार कहती है भैया ऐसा ना करो, लेकिन करने वाले कर ही लेते हैं। तो ये अकाउंटिंग की डीमेरिट है, विंडो ड्रेसिंग होती है। ठीक है, तो ये एक्चुअली क्लास एक अच्छी पोजीशन दिखा देते हैं एक्चुअली में, जो कि वो नहीं है। सिचुएशन यूजर्स आर नॉट गेटिंग ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन, जिसकी वजह से क्लास जो इंसान चाहता है कि मैं ये स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ ये सही होनी चाहिए, तो वो सही नहीं होती, कई बार उतना सही नहीं होता जितना हम समझ रहे हैं। ये अकाउंटिंग की लिमिटेशन है। उम्मीद है अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव, अकाउंटिंग के एडवांटेजेस, अकाउंटिंग के लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा समझ जाओगे। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, समझ के रख लो कि कहीं भी बोलना पड़े। आप एक नए प्रोफेशन में एक नए स्ट्रीम में आए हो, और ये तुम्हारा बचपन है, 11th कॉमर्स का बचपन है, ये पहला स्टेज है। इसके अंदर सब नई नई चीज़ सीख रहे हो। अगर आपका बचपन स्ट्रांग है, कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, तो तुम्हें 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसीलिए इन चैप्टर को बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ।
ताकि यार ये बेस अगर एक बार आपका बन गया, जितनी ऊंची इमारत बनानी है उतना नीचे गड्ढा खोदना पड़ेगा, उतना बेस स्ट्रांग करना पड़ेगा। बुर्ज खलीफा को बनाने के लिए नीचे बहुत गहराई तक बेस बनाया गया है। ये नहीं कि 2 फुट गड्ढा खोदा और मकान बना दिया 50 मंजिला, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। तो आपका बेस बन रहा है। नेक्स्ट देखो यार, अकाउंटिंग के 3 ब्रांचेस हैं और तुम्हें फिलहाल तो कम से कम 11th और 12th और ग्रेजुएशन में भी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक सिर्फ तुमको यही पढ़ना है। ग्रेजुएशन में सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, किसी किसी में सेकेंड किसी में थर्ड, बेसिकली थर्ड में आपको ये पढ़ना होता है। बट फिलहाल आपको सिर्फ यही पढ़ना है फाइनेंशियल। बट 3 ब्रांचेस होते हैं, पहला फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा कॉस्ट अकाउंटिंग, तीसरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बहुत ज़्यादा कुछ कभी कोई पूछता नहीं, मैं तुम्हें हिंदी भाषा में, शुद्ध भाषा में समझा देता हूँ। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब क्या है? पैसों से लेन देन, कितना मुनाफा हुआ, कितना घाटा हुआ, बैलेंस शीट क्या है, P&L क्या है, ये चीज़ें बनाना, इन चीज़ों को ड्राफ्ट करना, अकाउंटिंग करना, हिसाब किताब, लेखा जोखा, ये सब क्लास आ गया फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर। कॉस्ट अकाउंटिंग, एक इंसान है जो 5 रुपए का सामान बना के 7 रुपए का बेचता है, 2 रुपए मुनाफा कमाता है। और एक इंसान है वो 3 रुपए का सामान बना के 5 रुपए का बेचता है, ठीक है। तो अब मुझे बात बताओ क्लास कि ये भी 2 रुपए कमा रहा है, ये भी 2 रुपए कमा रहा है, लेकिन सेल किसकी होगी? कोई भी इससे नहीं खरीदेगा, इससे कोई नहीं खरीदेगा। बोलेगा अरे तू 7 का दे रहा है, वो 5 का दे रहा है। अब ये बेचारा सोच सोच के इसको कैंसर हो गया, सोच सोच के कि यार ये 5 का तो मैं बनाता हूँ, ये 5 का बेच देता है, तो क्या ये कुछ भी मुनाफा नहीं कमा रहा, लेकिन ये 2 रुपए मुनाफा कमा रहा है। कल को इसे 3 रुपए मुनाफा कमाना है तो ये 6 का बेचेगा। अभी भी ग्राहक इससे खरीदेंगे, क्यों? ये 3 मुनाफा कमा रहा है, फिर भी इससे खरीदेंगे। 2 मुनाफा कमा रहा है तब भी नहीं खरीदेंगे, क्योंकि इसकी सेलिंग प्राइस 7 है, इसकी 6 है। तो आप सेल प्राइस को मत बढ़ाओ, सेल प्राइस को मत बढ़ाओ, कॉस्ट को कम कर दो। बिस्किट वाले पैकेट में से बिस्किट निकाल निकाल के पैकेट को छोटा करते जा रहे हैं, प्राइस नहीं बढ़ा रहे, है ना। तो ये कॉस्ट को कम करते हैं, दिस इज कॉल्ड कॉस्ट अकाउंटिंग। यानी कि यहाँ पे बात होती है कैसे अपनी लागत को कम करें। लेकिन यार लागत को कम करने के लिए बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, है ना। लाइक कैसे कॉस्ट कम किया जाए, ये कॉस्ट कैसे कम किया जाए, ये कॉस्ट कैसे कम किया जाए। तो बहुत सारी चीज़ें कॉस्ट कम करने के लिए की जाती हैं। गाड़ियाँ होती हैं बहुत सारी, थोड़ी पिचका दी जाती है ताकि एक साइज के अंदर हो, टैक्स कम लगे, कॉस्ट कम लगे, प्राइस कम आए, लोग ज़्यादा खरीदें, बहुत सारा दिमाग लगता है। दिस इज कॉल्ड कॉस्ट अकाउंटिंग। माल कहाँ से मंगाए, कहाँ सस्ता पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट कितना है, हर चीज़ कंपेयर करना, बहुत मेहनत लगती है इसमें। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब कि अपने खर्चे कम करना, डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, रिसोर्सेज का प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना। ज़्यादा कमाने के लिए तुम्हारा कॉस्ट कटिंग जरूरी है भैया, तुम कॉस्ट को कम करो। दुकानदार कहेगा भी हमारे लिए बनता ही 5 का है, मुझे क्या करना उससे, मुझे 5 का चाहिए, तुम 4 का बनाओ इसको। और तुम कॉस्ट कैसे कम करोगे, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। दिमाग लगाओ तुम कि कॉस्ट कम हो, क्वालिटी में भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो और सेल अच्छे से हो। तो इस चीज़ को करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग होता है। अगला है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इट हेल्प्स द मैनेजर टू टेक वेरियस मैनेजरल एक्शन। तो यार जितने भी मैनेजर्स होते हैं उनको बहुत सारे एक्शंस लेने। मैनेजर कोई फिजिकल वर्क नहीं करता, मैनेजर क्या करता है? मेंटल एक्सरसाइज, दिमाग का काम करता है, एनालाइज करता है, स्टडी करता है, रूट मैप बनाता है, प्लानिंग करता है, कैसे काम करना है, रूल बनाता है, पॉलिसी बनाता है। तो उस चीज़ के लिए जो अकाउंटिंग होती है क्लास, ये सारी चीज़ें करने के लिए दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट कम करने के लिए, मैनेजर को डिसीजन लेने में हेल्प करने के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बिजनेस की परफॉर्मेंस देखने के लिए कि यार बिजनेस कर कैसा रहा है, ये मेन चीज़ है। अगर पैसा कमा रहा है, अच्छा कर रहा है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, उसको एनालाइज करना, उसको इंटरप्रिटेशन करना, और बिजनेस की जो परफॉर्मेंस है उस चीज़ को देखना, इन सब के लिए क्लास हम क्या करते हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं। अब हमारा लास्ट पार्ट जो है वो अगली क्लास में ख़त्म हो जाएगा और हमारा ये पूरा पहला चैप्टर बहुत अच्छे से ख़त्म हो जाएगा। तो मुझे बताना ज़रूर वीडियो कैसी लगी, समझ आ रहा है कि नहीं। मैंने पूरी कोशिश की है पूरे दिल से, मेरे को जितने भी नॉलेज है बिना कुछ भी, ये देखो मुझे यहाँ पे आपको कोई कोर्स तो बेचना है नहीं, मुझे पूरे साल कमिटमेंट है, मुझे अकाउंट सीखूंगा पूरा इस सेशन में बहुत अच्छे से, पूरा सिलेबस A to Z खत्म करना है, ताकि जब तुम 12th में मेरे दूसरे चैनल पर जाओ तो वहाँ पे क्लास तुम्हें पूरा अच्छे समझ आए, वहाँ पे पूरा खत्म कराऊंगा। मेरा मेन मोटो सिर्फ एक ही है, तुम्हें समझ आए, तुम्हें मेरी डेडिकेशन वीडियो से दिख भी रहा होगा। उम्मीद है यार सपोर्ट करने के लिए, चैनल बहुत नया है, आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है क्लास, जो मेरे अंदर फ्यूल की तरह काम करेगा, मुझे मोटिवेट रखेगा मेरे अंदर के इस एम को कि मुझे तुम्हें पूरा साल पढ़ाना है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे ही, ये जगाए रखेगा। इसके लिए सपोर्ट जरूर करना, शेयर करना वीडियो को, अगर आपको लगता है इसमें सर मेहनत कर रहे हैं, प्लीज़ वीडियो को शेयर करो, लाइक करें, कमेंट में बताओ कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।